स्वागत है आपका। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आंदोलन के चरण। ठीक है, और ये जो सीरीज़ है वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है जिनका PSIR ऑप्शनल है, और साथ में अगर कोई नेट GRF की तैयारी कर रहा है या फिर GS में भी पॉलिटी के सेगमेंट में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हम जो है सीरीज़ का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो राष्ट्रीय आंदोलन के चरण है, और बेसिकली अपना जो फोकस है वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे है ना। कॉन्सेप्ट अपन यहाँ से तैयार करेंगे, तो आप इस टॉपिक को जो भी आपकी स्टैटिक बुक है, एडवांस बुक है ना, वहाँ से भी आप पढ़ोगे तो आपको इजीली जो है अंडरस्टैंडिंग आपकी आराम से डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो पहले जो है अपन एक बार आज का जो अपन मेन टॉपिक लेंगे ना वो अपन लेंगे उदारवादी चरण। ठीक है, मेन टॉपिक तो आज अपना ये होगा, इसका अपन सारा इन डेप्थ में समझेंगे। जो भी इनकी मांगे क्या थी, इनके कार्य क्या थे, इनके योगदान क्या है, इनका महत्व क्या है, इनकी आलोचनाएं क्या है, निष्कर्ष के तौर पे एक जो है कुछ शब्द अपन इनके लिए अपने मेंस आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से लिख सकें, इतना अपन आज कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार ना अपन बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक इसलिए समझना होता है क्योंकि मान लो कि अभी अपन अलग अलग टॉपिक पे विस्तार से चर्चा करेंगे ही थी, लेकिन कॉन्सेप्ट को बनाने से पहले ना बेस एक बार अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेस के लिए अपन एक बार क्या करते हैं, एक एक मिनट में उदारवाद, उग्रवाद और गांधीवाद की थोड़ी सी कहानी के तौर पे एक बार इनकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं ना। उसके बाद ना अपन एंटर होंगे, क्योंकि जब अपन को कहानी पता होती ना तो फिर उससे रिलेटेड घटनाओं को अपन आराम से विजुलाइज कर पाएंगे, है ना, और आराम से कनेक्ट कर पाएंगे कि उस दौर की परिस्थितियाँ कैसे घट रही थी। ठीक है, उस टाइम पे हो क्या रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले अपन उदारवादी चरण पे बात कर लेते हैं। बेसिकली इनको उदारवादी इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपको पता है जब कांग्रेस की, इनका टाइम फ्रेम क्या है, 1885 से 1905। तो 1885 में आपको पता है कांग्रेस की स्थापना होती है, और कांग्रेस की स्थापना में जो लोग शामिल थे, जो मुख्य लोग शामिल थे, वो वही लोग थे जो उदारवादी लोग थे। ठीक है, उदारवादियों को नरमपंथी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि आप एक फॉर्मूला याद रखो कि उदारवादियों को नरमपंथी क्यों कहा जाता है और उग्रवादियों को गर्मपंथी क्यों कहा जाता है। बेसिक चीज़ है डिमांड और मीन्स। ठीक है, इनकी मांगें क्या थी और उन मांगों को प्राप्त करने के लिए जो साधनों का ये यूज़ करते थे, उसी के आधार पर जो है इनका डिवीज़न किया गया है। तो बेसिकली उदारवादी हैं तो इनकी मांगें भी थोड़ी उदारवादी होगी। अंग्रेज़ों के सामने ये बोलते होंगे कि यार देख लो, थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा चेंज कर देते, थोड़ा सा ये नीति बदल देते हैं तो अच्छा रहता। और उसके लिए क्या करते थे, प्रेयर, पिटीशन और प्रोटेस्ट, है ना, ये प्रार्थना करते थे, प्रतिनिधिमंडल इनका भेजते थे बात करने के लिए वॉइस रॉय से। और प्रोटेस्ट के तौर पे ये कोई रैलियां या कोई बम नहीं फोड़ देते थे उग्रवादियों की तरह। प्रोटेस्ट के तौर पे ये क्या करते थे, असेंबली में जाएंगे और किसी मुद्दे पे जाके भाषण दे देंगे, और फिर जो है पत्रकारों के सामने स्टेटमेंट दे देंगे कि आज हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है विरोध किया, आज हमने इस चीज़ का समर्थन नहीं किया। ठीक है, तो उस चीज़ में ये इनके तरीके होते थे, इसलिए इनको नरमपंथी बोला जाता था। तो बेसिक मेरे ख्याल से आपको एक पृष्ठभूमि दिमाग में बन गई होगी कि अपन किन लोगों के बारे में बात करने वाले हैं। थोड़ी सी और बात जान लो कि 1905 इनका जो टाइमलाइन एंड होता है वो क्यों होता है। आपको पता है 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है जनरल डायर की उसमें। ठीक है, और बंगाल विभाजन के बाद आपको पता है स्वराज पार्टी बनती है। आपको ये भी पता होगा 1907 में सूरत की फूट होती है, यानी जो सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, वहाँ पे जो है कांग्रेस जो है दो वर्गों में बढ़ जाती है। एक तो उदारवादी धड़ा इसका अलग हो जाता है, और एक नया धड़ा यहाँ से निकल के आता है जिसे गर्मपंथी बोलते हैं या उग्रवादी बोलते हैं। ठीक है, तो कांग्रेस का विभाजन यहाँ होता है। दूसरी चीज़ आपको ये भी पता है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भी हो गई थी, है ना। ये एक एक्स्ट्रा फैक्चुअल डेटा है जो अपन को याद रखना है। तो 1885 से 1905 तक का टाइम फ्रेम अपन देखेंगे, ये उदारवादियों का चरण था। आज की क्लास में बेसिकली ये बात होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा 1-2 मिनट में अपन उग्रवादियों की पृष्ठभूमि बना लेते हैं, ताकि अगले लेक्चर में जब भी अपन उग्रवाद पे बात करेंगे, उग्रवादियों के उस पर बात करेंगे, तो हमें रफ आइडिया होगा। उग्रवादी बेसिकली अभी थोड़ी देर पहले अपन ने नरमपंथ की जो अवधारणा है वो समझी कि इनको नरमपंथी क्यों कहा जाता था। तो यहाँ भी बेसिक चीज़ वही है, डिमांड एंड मीन्स। इनकी डिमांड क्या होगी, थोड़ी सी उग्र होगी कि नहीं ऐसा होना ही चाहिए, नहीं ऐसा नहीं करोगे तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, बहिष्कार करेंगे, आंदोलन करेंगे, रैलियाँ करेंगे।
ठीक है। हाँ, और उग्रवादियों में से ही क्रांतिकारी वर्ग जो है एक अलग होता है, वो अपन भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को अलग से टॉपिक लेंगे, उसमें तो फिर वो बम फोड़ देते हैं डायरेक्टली, है ना, वो रैलियां वेलियां प्रोटेस्ट करते ही नहीं है। और उग्रवादियों में क्या थे, लाल, बाल और पाल, तीन लीडर्स आपको पता होगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो ये मुख्यतः थे 1905 से और 1916 तक इनका टाइम फ्रेम माना जाता है। 1916 में क्या होता है, 1916 में लखनऊ समझौता होता है। लखनऊ समझौते में दो चीज़ें बहुत अच्छी होती है, ठीक है। एक बेसिक आपका जो है एक पृष्ठभूमि बन जाए, इसलिए मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ, हालांकि बाद में अपन विस्तार से बात करेंगे हर चीज़ पे। लखनऊ समझौते में दो चीज़ें होती हैं, एक तो कांग्रेस का जो उदारवादी और उग्रवादी थे ना, ये एक हो जाते हैं, ठीक है, यानी गर्मपंथ और नरमपंथ वापस समझौता कर लेते हैं। दूसरी चीज़, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो जाती है, और इसमें जो मध्यस्थता करने वाला व्यक्तित्व है वो है बाल गंगाधर तिलक। आपको पता है बाल गंगाधर तिलक उस टाइम जेल से रिहा हुए थे, और उस टाइम उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका इस चीज़ में निभाई थी। तो गर्मपंथ और नरमपंथ का जो धड़ा है वापस एक हो जाता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो जाती है, ठीक है। ये सब 1916 में हो रहा है लखनऊ समझौते के टाइम। तो 1905 से 1916 तक का जो दौर है वो गर्मपंथ का दौर है। इसमें जो साधन इन्होंने अपनाया, इनका मूल्यांकन, योगदान, कार्यनीतियाँ, इनकी मांगें, इनका जो निष्कर्ष अपन करेंगे वो सब इस टॉपिक में कवर करेंगे। तीसरा जो चरण आता है राष्ट्रीय आंदोलन का, वो गांधीवादी चरण आता है। और आप ये सब चीज़ें याद रखना, अपन PSIR के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं इसको, है ना, ये मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं अपन। हालांकि आपको पता है कि बेस जो होता है ना हर चीज़ का सेम होता है, बस उसमें से हर सब्जेक्ट अपने काम का जो होता है ना वो निकाल लेता है। हिस्ट्री वाले हिस्ट्री निकाल लेंगे, अपन पॉलिटी वाले हैं तो पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से जो भी चेंजेस हो रहे थे अपन उनको जो है हाईलाइट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो थर्ड जो फेज़ है राष्ट्रीय आंदोलन का वो गांधीयन चरण है, ठीक है, गांधीयन एरा इसको बोलते हैं, ठीक है। ये शुरू होता है 1920 से और 1947 तक। 1920 टाइम फ्रेम मेन तौर पे इसलिए लेते हैं क्योंकि गांधी का पहला आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन, वो उसकी पृष्ठभूमि 1920 में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन आपको ये भी पता होगा 1915 में गांधी भारत आ गए थे, और 1915 में जब वो भारत आए तो भारत आते ही आपको पता है गांधी की पृष्ठभूमि राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में तैयार हो ही चुकी थी। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति के लिए वो काम कर चुके थे। तो जो भारतीय नेताओं में जो प्रभुत्व वर्ग था जो उस टाइम नेतृत्व कर रहा था, तो ऑब्वियसली बात है उस टाइम नेतृत्व जो थे वो उदारवादियों के हाथ में था, है ना। उग्रवादी और गर्मपंथी अलग हो गए थे। लेकिन जब गांधी भारत आए तो वो सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। गोपाल कृष्ण गोखले से मिलने का उनका रीज़न ये था, गोपाल कृष्ण गोखले से वो पहले भी परिचित थे, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले एक प्रोफेसर रहे हैं और पहले भी वो विजिट कर चुके थे गांधी को दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। तो जब गांधी भारत आते हैं तो सबसे पहले गोखले से मिलते हैं, उनसे बोलते हैं कि यार आप बताओ, मैं देश के लोगों के लिए करना चाहता हूँ कुछ, ठीक है, तो मेरे को क्या करना चाहिए, किन मुद्दों पे कैसे मैं जो है किस फ्रंट पे जो है लोगों की बात रखूँ, कौन से मुद्दों के लिए जो है ब्रिटिशियर्स के सामने जो है नेतृत्व करूं। तो गोखले उनको राय देते हैं कि यार गांधी ना, अगर तुम चाहते हो ना इस देश के लोगों के लिए कुछ करना, तो सबसे पहले तुम इस देश की जो भावना है ना, उस देश की भावना को समझो, इस देश के लोगों को समझो। जब आप इस देश के लोगों की परिस्थितियों को समझोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि यहाँ के लोगों के सामने क्या चैलेंजेस हैं, क्या स्थिति उनकी है ना। तो फिर गांधी को वो बोलते हैं कि यार तुम ना एक काम करो, पहले पूरे देश का भ्रमण करो, हाँ, और भ्रमण करने में एक चीज़ का ध्यान रखना कि पूरा ताम झाम साथ लेके मत चलना, कि तुम अंगरक्षक साथ लेके जा रहे हो, 4-5 सूटकेस तुम्हारे साथ हैं, कपड़े और पता नहीं क्या क्या कुली उली लेके चल रहे हो तुम सामान उठाने के लिए। तो तुम ना नॉर्मल तीसरी बोगी के दर्जे में, जिसको आज जनरल वो बोलते हैं, तो वहाँ सफ़र करो और जाके देखो कि लोगों की स्थिति क्या है। धीरे धीरे आपको सब पता लग जाएगा कि आप अपन को जो है किन मुद्दों पे बात करनी है, लोगों की क्या स्थिति है, लोगों के क्या मुद्दे हैं, लोगों की क्या परेशानियाँ हैं। तो गांधी जो है जनरल डिब्बे में सफ़र करते हैं। जब गांधी देखते हैं कि यार जिस देश में लोगों के पास पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़ा नहीं है, शरीर को ढकने के लिए 2 कपड़ा नहीं है, उस देश में 2 कपड़ा पहनना अपराध है ना। तो उसके बाद गांधी क्या करते हैं, गांधी जो है अपने ऊपर के तन के कपड़े को छोड़ देते हैं और केवल धोती में, आप देखोगे उनका पूरा फोटोज वगैरह उस टाइम के मॉडर्न टाइम्स के, आप देखोगे कि धोती में ही है। इवन वो गोलमेज सम्मेलन में जब पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी वो धोती और उसमें ही जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ जो विंस्टन चर्चिल थे वो इस पर एक भद्दी कमेंट भी
करते हैं कि अधनंगा भिखारी जो है अब हमारे समक्ष बैठेगा। अधनंगा भिखारी ये चाहता है कि वॉइस रहेगा, हाथी उसको सलामी दे, ठीक है। और गांधी का एक एक्स्ट्रा बात मैं और यहाँ बता देता हूँ ताकि आपका थोड़ा इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, है ना। हालांकि ये अपन गांधीयन चरण में बात करेंगे। आपको ये भी पता होगा कि दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी रंगभेद की नीति के लिए काम कर रहे थे, तो जब वो नए नए गए वहाँ, तो आपको पता है वकील पढ़े लिखे थे, ठीक है, वकील थे, इंग्लैंड से डिग्री विग्री कर रखी थी। तो प्रिटोरिया से डरबन जा रहे थे वो, तो एक स्टेशन बीच में पड़ता है, मैं नाम उसका रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी, कुछ ब्रिटेन्स पता नहीं कुछ ऐसे ही करके कुछ स्टेशन है, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा गूगल पे। ये बेसिकली कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। देखो, जब तक अपन इंटरेस्ट नहीं लेंगे ना टॉपिक में, अगर अपन बिल्कुल इसको एग्जाम के लिए पढ़ेंगे कि यार एग्जाम क्रैक कर लें, बस नौकरी मिल जाए, बस बेरोजगार नहीं रहे, तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। वो तो सब चीज़ें देखो आउटपुट होता है, जब हम मेहनत करते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है चीज़ों का। लेकिन पहले आप अगर कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप उस टॉपिक को पढ़ो मत, उसको जियो। क्योंकि आप जब तक उस देश काल की परिस्थितियों को विजुअलाइज नहीं करोगे ना, आप समझ ही नहीं पाओगे कि इस दौर में जो घटनाएं घट रही थी और जो व्यक्तित्व सामने आ रहे थे उनका रीज़न क्या था, है ना। क्योंकि गांधी अगर आए हैं तो कुछ रीज़न रहा होगा ना, है ना। तो आप देखोगे वहाँ पे जब उनको बोला जाता है कि यार तुम यहाँ फर्स्ट क्लास में कैसे सफ़र कर रहे हो, है ना, दक्षिण अफ्रीका में, तो बोलते हैं यार मेरे पास तो टिकट है। और हम हिंदुस्तानियों की आदत होती है, अगर हमारे वैसे तो हम टिकट लेते नहीं है, और लेंगे तो फिर सबसे पहले बताएंगे नहीं भैया मेरे पास तो टिकट है ना, तो तुम मेरे को जो है ऐसे कैसे बोल सकते हो कि तुम यहाँ कैसे बैठे हो, और ये वो, है ना। हालांकि टीटी 200 रुपये में बनाता है आजकल अगर बिना टिकट के भी आप जाओगे, है ना, वो बात अलग है। लेकिन उस टाइम वो अंग्रेजों का राज था। तो गांधी बोलते हैं यार मेरे पास तो टिकट है, तो तुम जो है वो बोलते हैं यार टिकट विकट कुछ भी हो तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारा रंग तो भूरा है ना, तुम जो है वाइट थोड़ी हो। तो इसी में उनकी झड़प हो जाती है, फिर उनको जो है ट्रेन से बाहर निकाल दिया जाता है। तो एक रफ अंडरस्टैंडिंग के लिए आप देखोगे कि ये चीज़ गांधी को बहुत हिट करती है, तो वो फिर रंग भेद की नीति पे पूरा एक मुहिम छेड़ देते हैं। तो इस तरीके से गांधी की पृष्ठभूमि दक्षिण अफ्रीका में तैयार होती है, और फिर वो इस पृष्ठभूमि को लेके भारत आते हैं। और आगे की कहानी अपन गांधीयन एरा में पढ़ेंगे। आपको पता है गांधी के 3 मुख्य आंदोलन थे, क्या क्या रणनीतियाँ थी, हर चीज़ विस्तार से समझेंगे, लेकिन बहुत शांति से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है। तो ये गांधीयन चरण था। तो मेरे को उम्मीद है कि आप जो है तीनों चरण की पृष्ठभूमि आराम से समझ पाए हो। अब अपन नरमपंथियों पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 1 सेकंड देना मेरे को, मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ इसको, ठीक है, 1 सेकंड, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरण पे अपन बात कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला चरण अपन, 1 सेकंड, जो सबसे पहला चरण अपन पढ़ेंगे ना आज, वो अपन उदारवादियों पे बात करेंगे, ठीक है। तो उदारवादियों पे अपन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इनको उदारवादी और नरमपंथी क्यों कहा जाता है, अभी हमने बात करी इनकी डिमांड्स और अपनाए गए साधन, डिमांड और मीन्स जो थे, उसके आधार पर इनको क्या बोला जाता है, इनको नरमपंथी बोला जाता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि इनकी मांगे उदारवादी थी। दूसरी बात ये कि ये कांग्रेस की स्थापना के साथ शुरू हुआ था, यानी राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण था, यानी इसमें वो व्यक्तित्व शामिल थे जो कांग्रेस की स्थापना के समय अपनी भूमिका निभा रहे थे। यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के वो लोग थे जो पहली पीढ़ी के लोग थे, ठीक है। आप ये चीज़ दिमाग में क्लियर रखना। ये संवैधानिक साधनों का उपयोग करते थे, है ना। ये ऐसा नहीं करते थे कि हम बहिष्कार कर देंगे, हम ये कर देंगे, बम फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये बिल्कुल प्रेयर, पिटीशन और प्रोटेस्ट। प्रेयर यानी प्रार्थना, पिटीशन यानी प्रतिनिधि मंडल वगैरह ये भेजते थे, ठीक है। और प्रोटेस्ट के जब उग्रवादी हैं प्रोटेस्ट में तो क्या करेंगे, बहिष्कार कर देंगे, रैलियां निकालेंगे। लेकिन नरमपंथी प्रोटेस्ट में क्या करते थे, असेंबली में जाएंगे बिल्कुल तरीके से, और जाके किसी भी मुद्दे पे ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज कर देंगे, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव सारा बता देंगे कि यार तुम जो है तुम्हारी नीतियाँ ये हैं, इसमें ये आपकी नीतियाँ हैं, और इनसे ये वर्ग हमारा प्रभावित है, ये हमारा नुकसान है। और बड़े खुश होते थे वो। उसके बाद पत्रकारों के सामने आके स्टेटमेंट देते कि आज हमने ब्रिटिशर्स की इस नीति को संवैधानिक तरीके से उसका हमने प्रोटेस्ट किया, प्रतिरोध किया, ठीक है। तो ये इनके तरीके हुआ करते थे, संवैधानिक साधनों का ये बेसिकली यूज करते थे, ठीक है।
और प्रमुख नेताओं के बारे में अपन जान लेते हैं, प्रमुख नेता कौन थे। ठीक है, उसके बाद अपन थोड़ा और आगे बढ़ेंगे इनके बारे में जानने के लिए। तो प्रमुख नेता थे डब्ल्यू सी बनर्जी थे। एक सेकेंड, प्रमुख नेता जो थे डब्ल्यू सी बनर्जी थे। डब्ल्यू सी बनर्जी कौन थे? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी थे। पूरा नाम इनका व्योमेश चंद्र बनर्जी था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, जो कांग्रेस से पूर्ववर्ती संगठन है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की थी। ये भी नरमपंथी विचारधारा के थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये भी एक अच्छी पर्सनैलिटी, आगे इनका जिक्र आएगा। फिरोज शाह मेहता थे। ठीक है, दादा भाई नेहरू जी थे। दादा भाई नेहरू जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उस दौर के बहुत दिग्गज और कद्दावर व्यक्तित्व थे। इनकी बात को अच्छे अच्छे लोग टाल नहीं सकते थे। और इनका यही नहीं, इनका ब्रिटेन में भी बहुत वो था बोलबाला। इनको लोग बहुत सम्मान देते थे। तो ये सारे लोग थे, हाई क्लास लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, कुछ वकील थे, है ना, जैसे डब्ल्यू सी बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सब वकील थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये प्रोफेसर थे। ठीक है, फिरोज शाह मेहता वकील थे। दादा भाई नेहरू जी वकील थे, हैं, और काफ़ी पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग थे। ठीक है, तो ये इनकी एक बेसिक पृष्ठभूमि हमने जान ली कि इनको नरमपंथी क्यों कहा जाता है। और ठीक है, और कौन कौन से व्यक्तित्व इसमें शामिल थे, ये सब पे अपन ने बात कर ली। अब अपन इनकी विचारधारा का बेस क्या था, इनका सिद्धांत क्या था, किन सिद्धांतों पे ये काम करते थे, है ना। अपन मूल व्यक्तित्व समझे नरमपंथियों का भी, तो अपन ने देख लिया कि ये लोग थे, इनको कहते क्यों थे, ये भी अपन ने जान लिया। अब अपन इनकी मानसिकता को जानते हैं कि आखिर ये ऐसे काम क्यों करते थे, ऐसे संवैधानिक साधनों को यूज क्यों करते थे। ठीक है, ये डिमांड भी करते थे, तो ये कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये बोलते थे कि यार अंग्रेजों भारत मत छोड़ो, बस भारत में थोड़ा सा रूल ऑफ लॉ लाओ। ठीक है, थोड़ा अन ब्रिटिश रूल की जगह ब्रिटिश रूल लाओ, है ना। अभी जिक्र आएगा अन ब्रिटिश रूल क्या है और मैंने इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया। ये लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि तुम जो है इस देश को छोड़ जाओ और इस देश से चले जाओ, है ना। कभी ये तो सोचा ही नहीं उन्होंने, इसलिए नहीं छोड़ा। हालांकि इनका इसका अपन क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, अभी आगे समझेंगे कि क्यों नहीं सोचते थे ऐसे, है ना। ऐसा नहीं है, हमारे बहुत महान व्यक्तित्व ये रहे हैं। तो हमें हमेशा आंसर राइटिंग में ध्यान रखना है कि अपन इनको क्रिटिसिज्म भी करें ना तो एक कैलकुलेटेड अप्रोच लेके करें, है ना। अपन इनकी नीयत पे शक नहीं कर सकते, ये आप हमेशा ध्यान रखना, है ना। तो मैं जो भी बोलूँगा ना उसमें बिल्कुल ये मत समझना आपके हमें इस तरीके का पर्सपेक्टिव डेवलप करना है कि हम जो है उदारवादियों को बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी हमारे बहुत सम्माननीय नेता थे, पहली पीढ़ी के लोग थे। तो उस दौर की परिस्थितियों, देखो किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें उस दौर की परिस्थितियों को समझना पड़ता है। ठीक है, तो जैसी परिस्थितियाँ होती है ना, व्यक्तित्व के द्वारा निर्णय वैसे ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें किसी व्यक्तित्व की गलती नहीं होती, देश काल की परिस्थितियां भी मैटर करती हैं। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट इनकी नरमपंथी विचारधारा का या इनके सिद्धांत का हम देखें तो ये क्या थे, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। पहली चीज तो ये यूं कहते थे कि अंग्रेज बहुत न्यायप्रिय है, अंग्रेज जो है व्यक्तित्व से खराब नहीं है, वो तो बहुत न्यायप्रिय लोग हैं। क्योंकि इन्होंने देखो यार, इंग्लैंड से पढ़े हुए लोग थे, वहाँ के समाज को इन्होंने देखा था, जिया था। ठीक है, उस समाज में इनकी एजुकेशन पूरी हुई थी, तो ये जानते थे कि यार अंग्रेज व्यक्तित्व से तो अच्छे हैं, ठीक है, नेचर वाइज तो अच्छे हैं, ये हमें समझ नहीं पा रहे हैं, ये यहाँ की परिस्थितियों को समझ नहीं पा रहे हैं। जब ये समझ लेंगे ना तो फिर ये हमारे लिए जो है बहुत न्यायप्रिय कदम उठाएंगे, हमारे हित में जो है काम करेंगे। और दादा भाई नेहरू जी का भी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। दादा भाई नेहरू जी का एक बहुत शानदार स्टेटमेंट है। दादा भाई नेहरू जी बोलते हैं कि जॉन बुल है ना, जॉन बुल, ये ब्रिटिश शासन को जॉन बुल बोलते थे। वो कहते थे यार ये जो जॉन बुल है ना, ये ना थोड़ा सा मंद बुद्धि है, इसको ना अगर अपन थोड़ा सा समझाएं ना अच्छे से तो ये ना समझ जाता है ना। ये समझ नहीं रहा है, ये बहुत न्यायप्रिय है, लेकिन दिक्कत ये हो रही कि ये चीज़ों को समझ नहीं पा रहा। जब ये समझ जाएगा ना कि हमारी डिमांड्स क्या है और उनका पूरा होना क्यों ज़रूरी है, तो फिर ये हमारा सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये देखते हैं कि यार, ये कहते हैं कि यार जॉन बुल है ना, वो मंद बुद्धि है ना, ये थोड़ा सा धीरे समझ आती है इसके। ये एक स्टेटमेंट है दादा भाई
नौरोजी का। तो बेसिकली हमने देखा कि अंग्रेजों की न्याय प्रियता में विश्वास करते थे, ठीक है। और ये जो है ब्रिटिशर्स का भारत से संबंध भारत के हित में मानते थे। कहते थे कि यार भारत के लिए तो वरदान है कि ब्रिटिश जो है साम्राज्य के अधीन भारत जो है शासित हो रहा है। और ऐसा इनकी जो सोच थी ना, उसका आधार क्या था, ये सोचते थे कि यार ब्रिटिश शासन जब भारत पे रूल करेगा ना, तो भारत में आधुनिक विचारों का जो है आधुनिक विचार आएंगे, भारत में आधुनिक संस्थाओं की स्थापना होगी, यहाँ के लोगों का जो है जीवन स्तर बेहतर होगा, यहाँ के युवा जो हैं एक ग्लोबल लेवल पे compete कर पाएंगे, एक दूसरी संस्कृति में जो अच्छी चीज़ें हैं जो इन लोगों ने वहाँ देखी थी इंग्लैंड में, ठीक है, लंदन में, वहाँ की पृष्ठभूमि, वहाँ की सोसाइटी देखी, वहाँ के लोगों का काम करना, सोच विचार, खान पान, हर चीज़ देखी, तो उन्होंने देखा यार ये तो बड़े आधुनिक है, अगर ये हम पे रूल करेंगे तो बेसिकली हमारा राष्ट्र तो आधुनिक बन जाएगा, है ना। तो ये इनकी सोच का बेस था। और ये जो है ब्रिटिश शासन की समाप्ति नहीं चाहते थे, ये यूँ चाहते थे कि उसमें सुधार हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, ये सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ब्रिटिशर्स तुम जो है भारत छोड़ दो, है ना। ये यूँ सोचते थे कि यार भारत मत छोड़ो, बस नीतियाँ थोड़ी सुधार करो, हमें समझो, हमारी परिस्थितियों को समझो, हमारे लोगों की डिमांड्स को समझो, ठीक है। और दादा भाई नेहरू जी की एक बुक है पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, उसमें वो अन ब्रिटिश रूल की जगह ब्रिटिश रूल की बात करते हैं कि भैया अन ब्रिटिश रूल जो है भारत में आप लोगों ने कर रखा है, इसकी जगह आप ब्रिटिश रूल लाओ, ठीक है। अभी अपन बात करेंगे अन ब्रिटिश रूल और ब्रिटिश रूल की बात, ये क्यों कर रहे थे, ठीक है। अभी बस मुश्किल से 1 मिनट बाद अपन इस मुद्दे पे वापस आएंगे। अभी एक चीज़ और समझ लेते हैं कि ये संवैधानिक साधनों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट, अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बात की, जैसे विधायिका में जाके भाषण देना, अपना अखबार चलाना, ठीक है। तो ये इन तरीके के साधनों का इस्तेमाल करते थे। अब अपन वापस दादा भाई नेहरू जी के उस पॉइंट पे आते हैं कि दादा भाई नेहरू जी कहते थे कि अन ब्रिटिश रूल की जगह ब्रिटिश रूल जो है भारत में होना चाहिए, ठीक है। तो पहले समझो कि ब्रिटिश रूल क्या होता है। देखो ब्रिटिश रूल में इन लोगों ने वहाँ क्या देखा, इंग्लैंड में, लंदन में, उन्होंने देखा यार वहाँ डेमोक्रेसी है, वहाँ लोगों का शासन है, वहाँ का राजा भी मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम कर रहा है, ठीक है, वहाँ लोगों के अधिकारों पर बात की जाती है, वहाँ प्रेस की स्वतंत्रता है, कोई भी व्यक्ति किसी के भी बारे में कुछ भी लिख सकता है, जो भी समाज हित में है, जो भी उसके विचार आए, जो देश काल की परिस्थितियों के हिसाब से वो वर्ग महसूस कर रहा है, वो लिख सकता था, है ना, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता था। समानता वहाँ है, वहाँ भेदभाव नहीं है, ठीक है। अधिकारों, लोगों के अधिकारों पर जो है बल है, लोगों के अधिकारों पर बात की जाती है, लोगों के अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट किए जाते हैं, लड़ा जाता है, ठीक है। लिबर्टी है वहाँ, स्वतंत्रता है, हर चीज़ कर सकते हो आप, ठीक है, एक समाज के दायरे में हर चीज़ कर सकते हो आप, ठीक है। तो वो देख रहे थे कि यार ब्रिटिश रूल तो ये है, लेकिन जो एक सेकेंड, लेकिन जो भारत में है ना, भारत में क्या हो रहा है, भारत में तानाशाही कर रहे हैं ये लोग, भारत में प्रेस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। लॉर्ड लिटन की नीति, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट याद करो आप, ठीक है। तो उन्होंने क्या है, वर्नाकुलर यानी क्या है, रीजनल लैंग्वेजेस पे उन्होंने क्या है प्रतिबंध लगा दिए थे कि आप जो है अगर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कुछ लिखोगे तो जो है आपका अखबार बंद कर देंगे, है ना, चेक करते थे वो, अपना एक मशीनरी उन्होंने बिठा रखी थी। भेदभाव कर रहे हैं वो, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। नेपियर और कॉलिंस की बुक का मैंने पिछली क्लास में जिक्र किया था, 1775 के अराउंड वो आई थी, फ्रीडम एट मिडनाइट। उसमें उन्होंने बताया था कि मॉल रोड वगैरह जो आज डेवलप हैं, है ना, अंग्रेजों ने डेवलप किए हैं, जो हिल स्टेशंस पे होते हैं, तो वो वहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स होटल्स वगैरह होती थी, वहाँ राय बहादुर, खान बहादुर, जिनको उपाधियाँ मिलती थी, या तो वो लोग जाते थे या फिर प्रभुत्व वर्ग जाता था। उसके अलावा नॉर्मल आदमी, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ये लिखा जाता था वहाँ, और ये मजाक नहीं है, ये फ्रीडम एट मिडनाइट बुक में वो जिक्र करते हैं, ठीक है, उस दौर की परिस्थितियों का। तो भेदभाव वो लोग करते थे, अधिकारों का हनन था, अधिकारों की तो बात ही नहीं थी जी, ये तो आप छोड़ ही दो। अत्याचार और विभिन्न नीतियों के माध्यम से अत्याचार करते थे, ठीक है, लगान अपनी मर्जी से वो करवाना, नील की खेती करवाना, ठीक है, और ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी, अपन देखेंगे इन सब चीज़ों को आगे। तो वो कहते थे यार अन ब्रिटिश रूल है इंडिया में, दादा भाई नेहरू जी ये बात कह रहे हैं, ठीक है, तो अन ब्रिटिश रूल की जगह ब्रिटिश रूल आना चाहिए इंडिया में, ये बात कहते थे, ठीक है। तो मेरे को उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ पाए हो। अपन एक बार थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है, एक सेकेंड।
अब अपन ने नरमपंथियों को समझ लिया, इनके इनकी जो योगदान था उसको समझा। अब इनकी मांगे क्या थी, इनकी मांगों पे बात करेंगे। इनकी मांगे क्या थी? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि नरमपंथी थे यानी उदारवादी थे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये भी बोला कि डिमांड एंड मीन्स के आधार पे जो है डिवीज़न होता है उग्रवादियों का, और यानी गर्मपंथियों नरमपंथियों का। तो मैंने बोला जब नरमपंथी हैं भाई तो मांगे क्या होगी? मांगे तो नरम ही होगी ना यार। ये थोड़ी कहेंगे कि तुम भारत छोड़ दो, तुम तो ये करो ही सही, वरना हम तो ना जो वो है बहिष्कार कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं था। वो कहते थे यार वायसराय के पास जाएंगे प्रतिनिधि मंडल, और वो बोलेगा यार थोड़ी सी विधायिकाओं में संख्या बढ़ा देते भारतीयों की तो अच्छा हो जाता है यार, है। इस तरीके से वो निवेदन करते थे। ठीक है, वॉयसरॉय के पास जाएंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और फिर वॉयसरॉय बोलेगा कि हाँ भाई हाँ ठीक है, इस पर चर्चा करते हैं, इसको जो है हम बात करेंगे, इस पर सोचेंगे, इस पर विचार करेंगे, इस पर। तो फिर वो अखबार में आके बोलते थे कि हाँ आज हमारी उनसे बात हुई और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है ना। तो ये आश्वासन जो है वो आश्वासन को ही लेके ही चलते थे। और विधायिका संस्थाओं में ये बोलते थे यार भारतीयों की थोड़ी संख्या बढ़ा दो, हमारे लोग जो हैं वो भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज में आए, है ना, हर वर्ग के लोग आए, वर्ग के परिस्थितियों की यहाँ बात हो, तो उससे रिलेटेड जो है फिर नीति कानून पारित हो। ये कहते थे यार भारतीयों को ये जो सिविल सेवाएं है ना, सिविल सेवाओं का आप भारतीयकरण कर देते तो और अच्छा हो जाता, है ना। आयु सीमा थोड़ी सी बढ़ा देते, आपको पता है 19 वर्ष थी फिर 17 कर दी थी, तो कहते यार इसको ना थोड़ा सा बढ़ा दो, है ना। भारत में परीक्षाओं का आयोजन करा लेते तो और अच्छा हो जाता। इस तरीके की ये डिमांड्स करते थे। ठीक है, तो ऐसी डिमांड्स के पीछे ये क्यों कर रहे थे? आयु सीमा और इन सब की जो बात हो रही थी वो क्यों हो रही थी? वो इसलिए हो रही थी क्योंकि आपको पता है मैकाले पे आपको लेके चलूंगा मैं। मैकाले की एक पॉलिसी थी, हालांकि एजुकेशन को लेके मैकाले ने बहुत बड़ा काम किया है भारत में, इंग्लिश शिक्षा का प्रसार वो सब पे। आंग्ल और प्राच्य विवाद पे अपन आगे बात करेंगे कि इंग्लिश प्रमोट करें कि रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाएं। तो मैकाले की एक और पॉलिसी थी, कैच देम यंग, यानी इनको युवा अवस्था में ही पकड़ लो, है ना। ये इनकी एक पॉलिसी थी। भावार्थ समझो, इसका शब्दार्थ पे मत जाओ। कैच देम यंग पॉलिसी इनकी थी। यानी मैकाले ये चाहता था, जैसे मान लो एक एग्जांपल से समझो, आपने कभी जो तोता होता है, तोता पाला है बचपन में? मैंने तो बहुत पाला है भाई, मेरे को तो बहुत प्रेम है ना इन सब चीज़ों से। तो तोता क्या होता है, ये मैकाले का पर्सपेक्टिव क्या था कि कैच देम यंग, यानी इनको ना युवा अवस्था में ही उठा लो। जैसे एक तोता होता है, अगर आप थोड़ा अगर बच्चा ही लेके आओगे ना तोते का, तो आप उसको जैसा बोलोगे वैसा वो सीख जाता है, लेकिन अगर थोड़ा बड़ा लेके आओगे तो वो मुश्किल होता है उसके लिए। तो मैकाले कहते हैं कि यार इन भारतीयों को ना युवा अवस्था में पकड़ लो, फिर इनकी ट्रेनिंग दो अच्छे से, तो फिर वो ये क्या करेंगे, हमारे साम्राज्य की रक्षा में हमारा पूरा योगदान देंगे, हमारी तरीके से सोचेंगे, है ना। क्योंकि खाली पेपर होता है ना तो उसमें अपन कुछ भी लिख सकते हैं, भरे पेपर में लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है, बिल्कुल ऐसा समझो। ठीक है, तो ये यूँ कहते थे कि इनको ना कम उम्र में ही जो है, इनको कम उम्र में ही उठा लो, है ना। लेकिन भारतीय यूँ कहते थे, अब आज भी आप देखो, ये आज भी जो है, अब उस दौर में तो और भी लेट था, आज भी देख लो आप 3 साल तक का जो बच्चा होता है वो स्कूल 3 साल के बाद जाता है। ठीक है, तो आज तो चलो ठीक है, ये अपनी आखिरी पीढ़ी है जिसमें बच्चे थोड़ा लेट स्कूल जा रहे होंगे, नहीं तो आजकल तो जल्दी चले जाते हैं। तो उस दौर में देखो आप शिक्षा की क्या स्थिति होगी। पहली बात तो प्रभुत्व वर्ग का युवा ही, है ना, पढ़ सकता था। दूसरी चीज़, अगर किसी को आईसीएस ऑफिसर बनना है ना, आईसीएस जो है इंडियन सिविल सर्वेंट बोला जाता था, जो आज कलेक्टर होते हैं। तो अगर उनको आईसीएस बनना है तो लंदन जाके एग्जाम देना पड़ेगा। तो लंदन जाएगा कौन? पहली चीज़ तो लंदन वही वर्ग जा पाएगा जो धनी है, जो फाइनेंशियली सिक्योर है ना। दूसरी चीज़, वो व्यक्ति जा पाएगा जो सही उम्र में शिक्षा में दाखिला पा लेता है, सारी चीज़ें। तो वो कहते थे कि यार थोड़ा सा भारतीयकरण कर दो, है ना, सिविल सेवाओं का, थोड़ी सी उम्र सीमा बढ़ा दो, हमारे युवा भी आ जाएं, और भारत में ही शिक्षाओं का परीक्षाओं का आयोजन करवा देते तो हमारा हर वर्ग आ जाता, है ना। लंदन तक जाने में दिक्कत होती। तीसरी चीज़, वो कहते थे कि यार सेना का जो खर्च है ना, तुम इसमें कमी करो। इसमें कमी इसलिए करो क्योंकि तुम ना हमारे बजट से सेना का खर्च उठा रहे हो, और सेना को जो है, भारतीय सेना को बजट से भारतीय सेना रख रहे हो, और उस सेना से तुम तुम्हारे पूरे साम्राज्य की रक्षा करवा रहे हो। ठीक है, तुम्हारे किसी भी उपनिवेश में कुछ भी हो और तुम यहाँ से सेना भेज देते हो, तो वो कहते हो यार ये तो बेकार, ये तो गलत है ना यार, तो थोड़ा सा इसको कम कर देते तो अच्छा रहता। इस तरीके की ये बात करते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते थे कि आप औद्योगिकरण करो भारत में। औद्योगिकरण करोगे तो क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा, लोग नई नई चीज़ों को अपना पाएंगे, है ना, थोड़ा सा आधुनिक होंगे, है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है। ठीक है, तो वो कहते थे यार औद्योगिकरण करो, समाज सुधार के कानून पारित करो, है ना।
ना, जो कुरीतियाँ भारतीय समाज में हैं, इनको जो वर्ग विशेष प्रमोट कर रहा है या जस्टिफिकेशन करके और उस चीज़ को अपनाए हुए है, ये इन सब चीज़ों को बंद करो, ठीक है। बाल विवाह पे रोक लगाओ, ठीक है, और सती प्रथा को बंद करो। बहुत सारी चीज़ें, अस्पृश्यता पे बात करते हैं, ठीक है। तो यही कहते हैं कि यार समाज सुधार के कानून पारित करो, प्रेस की स्वतंत्रता दो, हम लिख पाएँ, हमारे अखबारों पे प्रतिबंध मत लगाओ। हम जब हमारे पास जब हम परिस्थितियाँ जो हैं हमारे साथ घट रही हैं वो लिख ही नहीं पाएंगे, वो आप तक पहुँचा ही नहीं पाएंगे, तो असेंबली में बात किन मुद्दों पे होगी, असेंबली में कानून किन मुद्दों पे होगा। और आप जो हमें आप जो बोलते हो कि आप हमारे हित में हो, तो आपको हमारा हित देखने के लिए हमारी परिस्थितियाँ तो जानना पड़ेगा ना, तब ना आप हमारे हित में काम करोगे, तब ना आप कोई रूल्स और रेगुलेशन पास करोगे, ठीक है। तो प्रेस की स्वतंत्रता होगी तो हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो परिस्थितियां आपके सामने आएंगी तो आप उन पर विचार कर पाओगे, हमारे हित में नियम कानून बना पाओगे। तो प्रेस की स्वतंत्रता हमें दो, रूल ऑफ लॉ लाओ। आप कोई भी उठ के कुछ भी नहीं कर सकता है यहाँ ना, रूल ऑफ लॉ लाओ, एक कानून के तहत जो है हर चीज होनी चाहिए। अब ICS ऑफिसर, आज के IAS ऑफिसर, उस दौर के ICS ऑफिसर में जमीन आसमान का फर्क है। उस टाइम के ICS ऑफिसर को एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ जुडिशियरी पावर्स भी होती थी, खड़ा खड़ा फैसला सुना सकता था। वो काला पानी है ना, आपने प्रेमचंद का वो एक वो पढ़ा होगा उपन्यास, उसमें वो दारोगा गंडा सिंह के बारे में पढ़ा होगा कि दारोगा गंडा सिंह जब ये बोल सकता था कि मैं तेरे को काला पानी भेज दूंगा, तो सोचो आप ICS ऑफिसर तो किस हद तक जा सकता था, है ना। तो वो यूं कहते थे कि प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियों का ना आप पृथक्करण करो, आप जो है प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियों को अलग अलग करो, है ना, ताकि एक सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट अपन कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में पढ़ेंगे, है ना। तो वो कहते थे कि यार एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और न्यायिक शक्तियों को अलग अलग करो, ताकि हम, अगर हमारे साथ कोई प्रशासनिक अधिकारी अन्याय कर रहा है तो एक जुडिशियल बॉडी अलग हो, जहां हम आके और अपनी बात रख सकें, अपनी जो समस्या है उसका समाधान की हम उम्मीद कर सकें, ठीक है। तो मेरे को उम्मीद है कि आप नरमपंथियों की मांगे जो है समझ पाए हो। अब अपन नरमपंथियों के कार्यों पर बात कर लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम जो है नरमपंथियों के कार्यों पे बात करेंगे। इन्होंने जो कार्य किए वो क्या किए, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो इन्होंने संवैधानिक साधनों से जो है साम्राज्य का विरोध किया। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की प्रेयर, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट। दूसरी चीज़, एक सबसे बड़ी चीज़, और इस पर ना अपने ऑप्शनल में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, वो क्वेश्चन क्या है वो भी मैं लेके आया हूँ। आप आराम से, मेरे को पूरा विश्वास है इस लेक्चर को जो भी आराम से समझ लेगा एक बार कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, आज ही वो 250 शब्दों में आराम से उस पर लिख सकता है, ठीक है। तो औपनिवेशिक अर्थतंत्र का विश्लेषण किया इन्होंने, औपनिवेशिक अर्थतंत्र का विश्लेषण किया। इस बात को ध्यान रखना, नरमपंथियों के युग को आर्थिक राष्ट्रवादी युग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दादा भाई नेहरू जी जैसे लोगों ने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया। इनकी एक बुक थी, बुक का नाम याद रखना, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत देते हैं। ये क्या था अभी जिक्र करेंगे, धन की निकासी का सिद्धांत, ठीक है। तो उसमें ये बताते हैं कि कैसे तुम जो है हमारा शोषण कर रहे हो, कैसे यहाँ से धन का प्रवाह ब्रिटेन की ओर हो रहा है ना, कैसे हमारे अर्थतंत्र को आप खोखला कर रहे हो, है ना। तो ये बहुत बड़ा योगदान था। आप सोचो उस दौर में दादा भाई नेहरू जी जैसे लोग ये चीज सोच पा रहे हैं कि आप किस तरीके से हमें लूट रहे हो, हमारा शोषण कर रहे हो, और आप जो है व्हाइट मेन्स बर्डन थ्योरी के तहत हमें बोलते हो कि हम तो तुम्हें सभ्य बनाने के लिए आए हैं, तुम तो असभ्य हो, हम तो तुम्हारा विकास करने के लिए आए हैं, तुम तो जो है जादू टोना करने वाले लोग हो, हम तुम्हें आधुनिक संस्थाएं दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं था। तो दादा भाई नेहरू जी ने कहा कि यार ये सब चीज़ तो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो तुम माल यहाँ से लेके जा रहे हो उसका तो कुछ करो। तो सबसे बड़ी चीज औपनिवेशिक शासन के अर्थतंत्र का इन्होंने विश्लेषण किया। क्योंकि धीरे धीरे ये विश्वास तो करते थे अंग्रेजों की न्यायप्रियता में, हालांकि इनका क्रिटिसिज्म ये आता है कि ये विश्वास करते थे साम्राज्यवादी शासन में कि ये हमारे लिए न्यायप्रिय हैं, लेकिन ये भूल गए कि औपनिवेशिक शासन की प्रकृति ही अपने उपनिवेश का शोषण करना होता है। मेरी बात पे ध्यान देना, औपनिवेशिक शासन की प्रकृति ही अपने उपनिवेश का शोषण करना होता है। और हम किसके उपनिवेश थे? हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे, हम इनके साम्राज्य के उपनिवेश थे। तो ये कैसे भूल गए कि यार ये लोग हमारे भले के लिए होंगे क्या? लेकिन धीरे धीरे इनको समझ आ रही थी। तो दादा भाई नेहरू जी जैसे लोग आगे आए, इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि यार ये जॉन बुल मंद बुद्धि है, धीरे धीरे समझता है, लेकिन ये जो कमियां हैं धीरे धीरे उजागर करी इन्होंने कि यार ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है यहाँ से, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान था इनका, ठीक है। इनके कार्यों में हम इस चीज को लिख सकते हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, औपनिवेश अर्थतंत्र का इन्होंने विश्लेषण किया, संवैधानिक साधनों से साम्राज्य का विरोध करते थे। दूसरी चीज, सबसे अच्छी चीज इन्होंने क्या की
इन्होंने ब्रिटेन में भी जनमत का निर्माण किया। इन्होंने वहाँ के लोग जो देखो, हर वर्ग में, हर देश में एक धड़ा ऐसा भी होता है जो समर्थन में खड़ा हो जाता है ना। तो हमारे भी समर्थन करने वाले लोग ब्रिटेन में भी थे, है ना। वहाँ पे इन्होंने ब्रिटिश कमेटी ऑफ कांग्रेस बनाई, ब्रिटिश कमेटी ऑफ कांग्रेस बनाई। एक सेकंड में थोड़ा साफ कर देता हूँ। ब्रिटिश कमेटी ऑफ कांग्रेस बनाई और उसकी एक पत्रिका निकाली इन्होंने, इंडिया नामक पत्रिका। आप कई बार आपने इसका नाम सुना होगा, इंडिया नामक पत्रिका है। और ये इंडिया नामक पत्रिका में वहाँ पे लिखते थे, वहाँ जनमत का निर्माण करने के लिए कि देखो इंडिया में ये ब्रिटिशर्स की नीतियाँ क्या हैं और इसका क्या नुकसान हो रहा है, क्या आउटपुट वहाँ से निकल के आ रहा है, ये लिखते थे कि देखो हमारे साथ क्या हो रहा है ना। तो इससे क्या है, वहाँ के जनमत में जो है थोड़ा सहानुभूति क्रिएट हो कि यार भारतीयों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है ना। आप जो पूरे देश में जो है, पूरे देश में क्या पूरे विश्व में, हालांकि आपको पता है कि ब्रिटिशर्स के लिए एक ये बोलते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य का कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, ठीक है। तो आप जो है सब जगह सभ्यता का झंडा गाड़ के बैठे हो कि हम तो सभ्य बनाने के लिए आए हैं और देखो देखो ये लोग क्या कर रहे हैं भारत में। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी। वहाँ पे जनमत का निर्माण करना, वहाँ पे एक कमेटी बनाना, इंडिया नामक पत्रिका वहाँ चलाना, ठीक है। अब अपन इस पॉइंट पे वापस आ जाते हैं, एक बार ड्रेन ऑफ वेल्थ को समझ लेते हैं, क्योंकि इस पे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा जीएस में भी और बीएसआईआर में तो डैम श्योर हूँ कि मैं कहीं ना कहीं टच होके आते ही हैं, ठीक है। तो एक सेकंड बस। धन की निकासी का सिद्धांत क्या था? अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण भारत का शोषण होता है, ये धन की निकासी के सिद्धांत में उन्होंने बताया कि अंग्रेजों की इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं इसके कारण भारत का शोषण हो रहा है। भारतीयों का धन का प्रभाव ब्रिटेन की ओर हो रहा है, ये इसमें ये बात करते हैं। अब कैसे हो रहा है इस पर अपन आते हैं। और उन्होंने बताया कि इसके विविध रूप हैं। पहली चीज़ तो तुम कर और लगान इतना ले रहे हो जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। और कर और लगान लेके ऐसा भी नहीं कि तुम यहाँ इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हो। इवन तुम कृषि से अगर कर और लगान ले रहे हो तो कृषि तुमने कुछ नया किया हो? कुछ नहीं किया है, तुमने ऐसे ही छोड़ दिया है, ठीक है। अगर पैदावार बिगड़ रही है, अगर अकाल, फेमाइन कितने आते थे उस टाइम, अकाल पड़ रहा है तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? वो किसान भुगतेगा। अगर 20 किलो उसकी पैदावार हो रही है तो लगान फिक्स है कि तुझे जो है 12 किलो तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रफ आइडिया। अपन टैक्सेशन पढ़ेंगे बाद में तो उसमें भी आराम से इनकी स्थिति समझेंगे कि क्या था आर्थिक नीतियों में। तो एक एग्जांपल, रफ आइडिया, लोग अगर 20 किलो आपका अनाज हो रहा है तो 12 तो आपको देना ही पड़ेगा। आप चाहे 20 किलो की जगह अगर मान लो कोई टाइम अकाल आ गया 10 हो गया तो 8 तो आपको देना ही पड़ेगा, है। तो जब तुम हमसे लगान ले रहे हो, है, वस्तु के रूप में ले रहे हो, चाहे धन के रूप में, भारतीय रुपया जब बाद में आया तो धन के रूप में भी हमसे कर लिया जाता था। नील की खेती हमसे करवा रहे हो, तुम चाय की खेती हमसे करवा रहे हो अपने हित में, अफीम की खेती हमसे करवा रहे हो। आप ओपियम वॉर्स पढ़ोगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, है। तो चाइना जो था ओपियम के लिए वहाँ के लोगों को बहुत एडिक्ट थे वो लोग, तो यहाँ से जो है अफीम का उत्पादन करके और वहाँ पे उसको बेचा जाता था। इसलिए ओपियम वॉर्स भी वहाँ पे हुए हैं कई सारे, 2-3 ओपियम वॉर्स हुए, उन पर अपन बात करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री वाला सेगमेंट लेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे कि इन्होंने धन की निकासी के सिद्धांत में विविध रूप बताया कि कर और टैक्सेशन से तुम जो है हमारा शोषण कर रहे हो। दूसरी चीज, तुम्हारी व्यापारिक नीतियां, ट्रेड पॉलिसीज ऐसी हैं जो ब्रिटेन के हित में है, ठीक है। अब इस चीज से आप समझो इसका अर्थ क्या है। तुम्हारी आयात और निर्यात नीति ब्रिटेन के हित में है, आयात का, इस चीज को समझो, ठीक है। ये इस पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाओ। ये भारत है, ये ब्रिटेन है, ठीक है। अब यहां से अगर कोई प्रोडक्ट यहां जा रहा है ना तो उस पर तुम टैक्स ले रहे हो बहुत कम, ठीक है। और यहां से सॉरी बहुत ज्यादा, एक सेकेंड, यहां से, यानी ये इंडिया है और ये ब्रिटेन है, ठीक है। एक सेकेंड, ये इंडिया है और ये ब्रिटेन है, ठीक है। तो इस दूसरे पॉइंट को समझो कि इनकी जो ट्रेड पॉलिसीज थी वो आयात निर्यात नीति ब्रिटेन के हित में थी। कैसे थी कि इंडिया से अगर कोई प्रोडक्ट यहाँ जा रहा है ना तो उस पर तुम टैक्स ले रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ब्रिटेन से यहाँ आ रहा है उस पर तुम या तो ले ही नहीं रहे हो या फिर बहुत कम ले रहे हो, है ना। तो पहली चीज़ तो अगर हमारा कोई 20 रुपये का सामान है जिसको हम विदेशों में भेज रहे हैं बेचने के लिए, तो वो 20 रुपये के सामान पर तुम 30 रुपये का टैक्स लेके उसको 50 रुपये का तो वैसे ही कर देते हो, कौन खरीदेगा उसको, है ना। सबसे बड़ी चीज़ तो ये। तो तुम्हारी जो ट्रेड पॉलिसी
पॉलिसीज है ना वो भी ब्रिटेन के हित में है ना। दूसरी चीज़, हम अगर कोई चीज़ का आयात यहाँ से कर रहे हैं, एक सेकंड, अगर हम कोई चीज़ का आयात यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर जो है तुम आयात पे भी बहुत सारा टैक्स लगा रहे हो, है ना। आयात में मान लो 20 रुपए की चीज़ का आयात किया, 30 रुपए उस पर तुमने टैक्स लगा दिया। तो हमारे अगर कोई हमें कच्चा माल ही इतना महंगा पड़ रहा है, ठीक है, तो वो तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। और जब खुद वो बिजनेस करते थे तो उसमें तो कोई उनके सामने कोई रिस्ट्रिक्शन थी ही नहीं, अपने हिसाब से अपनी मनमर्जी से जो मर्जी हो वो पॉलिसीज बनाते थे। और बेसिकली औपनिवेशिक शासन का तो काम ही ये होता है ना। तो अंग्रेज अधिकारियों का वेतन और पेंशन, ये 2 पॉइंट अपन ने समझ लिया। अब तीसरा पॉइंट बात है, अंग्रेज अधिकारियों का वेतन और पेंशन ये लोग भारत से देते थे, है ना। और इनका वेतन और पेंशन भारत से दे रहे हैं। और दूसरी चीज, कोई भला तो इनसे हो नहीं रहा था, है ना। ऐसा तो नहीं था कि ये कोई भारत के हित में काम कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे, साम्राज्य की रक्षा में अपने आप को अपना वो लगा रहे थे पूरा 100%, है। और उनका वेतन और पेंशन का बोझ किस पे था, भारतीयों पे था। भारतीय सेना पे खर्च कर रहे हैं और उससे जो है उसका पूरे विश्व में इनके साम्राज्य की रक्षा करवा रहे हैं। तो ये कुछ एक दादा भाई नौरोजी ने 3-4 तरीके से इस चीज को बताया कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या थी, किस तरीके से भारत से धन का निकास हो रहा था। और एक स्टेटमेंट है जॉन सुलिवन का। जॉन सुलिवन ने ये इस धन की निकासी के सिद्धांत में ब्रिटिश शासन की तुलना की है। ब्रिटिश शासन की तुलना एक ऐसे स्पंज से की है जो गंगा के पोषक तत्वों को टेम्स नदी में जाके निचोड़ देता है। आप ध्यान देना, जॉन सुलिवन एक इतिहासकार है, उन्होंने जो है यूँ कहा है ब्रिटिश शासन के बारे में कि ये एक ऐसा स्पंज है। स्पंज सुना है ना आपने, मुलायम सा होता है जिसको पानी में डालो तो पानी सोख लेता है वो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि गंगा, ये एक ऐसा स्पंज है ब्रिटिश शासन जो गंगा से पोषक तत्वों को उठाता है और ब्रिटेन में एक टेम्स नदी है उसमें जाके निचोड़ देता है, ठीक है। तो ये एक टिप्पणी है, मतलब इसका यूज जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी पे अगर क्वेश्चन आए, धन की मान लो कि क्वेश्चन ये आता है कि धन की निकासी के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए और बताइए कि उदारवादियों का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा है, या धन की निकासी के सिद्धांत के माध्यम से उदारवादियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका निभाई है ना। एक बेसिक क्वेश्चन इसी तरीके से फ्रेम होते हैं। क्वेश्चन की भाषा कुछ भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होगा ना वो यहीं से आपको मिलेगा, ठीक है। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखो, रटने का बिल्कुल भी प्रयास मत करो। कहानियों को समझो, उनमें इन्वॉल्व हो, उनमें कनेक्ट हो, ठीक है। तो आपको कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये जो जॉन सुलिवन का जो स्टेटमेंट है इसको अपन आराम से कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने धन की निकासी का सिद्धांत समझा। अब अपन इनका मूल्यांकन या इनकी कमियां या इनकी आलोचना, ठीक है, उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है, कि इनकी कमियां क्या थी, या कभी इनका क्रिटिसिज्म हालांकि आता नहीं है लेकिन डायरेक्टली हमें पॉजिटिव और नेगेटिव्स लिखने होते हैं अपने आंसर में, तो हम जिक्र करते हैं कि भाई क्या इनका वो रहा है, या फिर निष्पक्ष मूल्यांकन करें करके शब्द आ जाए, ठीक है। इन जो पुछल्ले शब्द होते हैं ना, टेलेंडर्स, इन पे भी अपन बात करेंगे। मूल्यांकन करना, ठीक है, आलोचना करना, समीक्षा करना, समालोचना करना, ये सब शब्दों में क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं और आंसर को ये बेसिक डिफरेंसेस की वजह से आंसर की जो दिशा होती है ना वो चेंज हो जाती है। उन पर अपन बात करेंगे क्या होते हैं जब अपन आंसर राइटिंग वाले सेशन पे बात करेंगे। अभी अपन एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेते हैं एक अच्छे से पोर्शन पे, उसके बाद अपन फिर उन पर बात करेंगे, ठीक है। तो नरमपंथियों का मूल्यांकन देखें या कमियां देखें, आलोचना देखें, तो पहला पॉइंट अपन देखेंगे कि इनका सामाजिक आधार जो था ना वो संकीर्ण था। क्योंकि आप ध्यान दो, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो रही है। स्थापना में कौन लोग शामिल हैं? स्थापना में वो लोग शामिल हैं जो समाज का प्रभुत्व वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, ठीक है। कोई प्रोफेसर है, कोई वकील है, ठीक है, या कोई तथाकथित गणमान्य वर्ग से आ रहा है, ठीक है। तो इनका जो वर्ग ही सीमित है। किसानों की तो उसमें बात ही नहीं है, किसान तो उसमें शामिल ही नहीं है ना। उसमें बेसिकली कौन है, या तो प्रभुत्व वर्ग शामिल या मध्य वर्ग से संबंधित मांगे। अब भैया लेजिस्लेटिव असेंबली में सीटें बढ़ाओ साहब, ये उदारवादियों की मांग है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली में सीटें बढ़ाओ तो जाएगा कौन वहाँ? किसान जाएगा क्या? मजदूर जाएगा क्या? लड़के? वहाँ तो मध्य वर्ग जाएगा या फिर प्रभुत्व वर्ग जाएगा। तो इनका सामाजिक आधार बहुत व्यापक नहीं था। इनका जो जुड़ाव था वो ग्राउंड से नहीं था उस दौर में, है ना। इनका सामाजिक आधार किन की अपेक्षा में, गांधीयन एरा में जो ग्राउंड तैयार होता है गांधी जी का, उसकी अपेक्षा में इनका सामाजिक आधार छोटा था, है ना। अपन बिल्कुल सिरे से खारिज नहीं करेंगे, आधार था इनका, बातें करते थे, मांगे अच्छी थी, तरीके अच्छे थे, भावना अच्छी थी, नीयत इनकी अच्छी थी। लेकिन
जब क्वेश्चन आए तो हम इस पॉइंट को शामिल करेंगे कि इनका सामाजिक आधार जो है संकुचित था। दूसरा, ये औपनिवेशिक शासन की प्रकृति को नहीं समझ पाए। थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया कि औपनिवेशिक शासन का उद्देश्य ही अपने उपनिवेश का शोषण करना होता है, ठीक है। और ये सोचते थे कि जॉन बुल तो न्यायप्रिय है, ठीक है, जॉन बुल तो बड़ा न्यायप्रिय है ना। लेकिन जॉन बुल की मानसिकता को, जॉन बुल की प्रकृति को नहीं समझ पाए, है ना। तो एक पॉइंट ये भी अपन इनकी आलोचना में या मूल्यांकन में लिख सकते हैं। दूसरी चीज, किसानों और मजदूरों के शोषण पर इन्होंने बात नहीं की। इनकी मुख्य जो मांगे थी ना, तो शिक्षित वर्ग के लिए थी। भैया ये कह रहे आईसीएस में जो है ना, आप एज सीमा बढ़ा दो यार, ठीक है, परीक्षाओं का आयोजन भारत में कर लो यार। तो ये कौन आएगा भैया? किसान थोड़ी आएगा यहाँ तो वो आएगा ना जो पढ़ा लिखा है, यानी शिक्षित वर्ग है, या फिर मध्य वर्गीय वर्ग का कोई बच्चा है जो ये क्षमता रख रहा है कि वो सही टाइम पे स्कूल चला गया, पढ़ लिया। दूसरी चीज, अगर भारत में अगर शिक्षाओं का आयोजन नहीं हो रहा है तो उसमें इतनी क्षमता भी है कि वो लंदन में जाके, है ना, क्वालिफाई करे। तो बेसिकली इनकी मांगे क्या थी? शिक्षित वर्ग और मध्य वर्गीय वर्ग के लिए इनकी मांगे थी। मजदूर किसानों की इन्होंने बात ही नहीं की, शोषण की। तो तीसरा पॉइंट ये भी अपन शामिल करेंगे। चौथा पॉइंट ये था कि कांग्रेस को ना इन्होंने बिल्कुल एक वार्षिक बैठक की संस्था बना दिया था। ये इन्होंने सोचा कि राजनीति केवल है ना एक अंशकालिक बौद्धिक कार्य है। बस तुमने कोई सेशन लिया साल में एक बार किसी भी देश के किसी कोने में, और गांधी नेहरा में तो फिर भी कांग्रेस के अधिवेशन अलग अलग टाइम पे होते हैं, लेकिन उससे शुरुआती फेज में तो थोड़ा कांग्रेस का अधिवेशन भी इतना कोई बड़ा उसमें नहीं होते थे, हैं। और इन्होंने केवल एक बौद्धिक कार्य समझ रखा था कि केवल एक अंशकालिक और बौद्धिक कार्य, ये तो जाओ और भाषणबाजी करो, थोड़ा सा मनोरंजन करो, 2-4 घंटे पे बात करो कि अंग्रेजों की ये नीतियाँ, वो नीतियाँ, हम ये जो है बिल लेके आएंगे, हम इस तरीके से इनका प्रतिनिधित्व करेंगे, हम प्रतिनिधिमंडल भेजेंगे वायसरॉय के पास, हम ये अपनी मांगे रखेंगे, उनसे आश्वासन लेंगे, इस पे काम हुआ नहीं हुआ इस पे बार बार जो है मूल्यांकन करेंगे। तो इस तरीके का ये एक अंशकालिक बौद्धिक, एकदम बौद्धिक जुगाली कह सकते हैं अपन, इस तरीके का कार्य बन के रह गया था इनके दौर में कांग्रेस का पर्सपेक्टिव, ठीक है। और कांग्रेस केवल एक वार्षिक बैठक करने वाली संस्था बन के रहेगी थी, जो साल में एक बार बैठ रही है, बौद्धिक जुगाली कर रहे हैं लोग वहां आके, और बस बात खत्म, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अपन इनकी कमियों में या आलोचना में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। अब इनके योगदान पे भी बात करेंगे। भैया मैंने बोला था इनकी नीयत पे अपन शक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि राष्ट्रवाद का जनक ही इनको माना जाता है। भैया ये आए तब ना अपन ने ड्रेन ऑफ वेल्थ समझा, ये आए तब ना हम समझे कि भाई आईसीएस में भी उम्र बढ़ाओगे तो हमारे लोग ज़्यादा आईसीएस में शामिल होंगे। 17 साल की उम्र में हमारा बच्चा नहीं हो सकता शामिल, क्योंकि वो पढ़ने ही लेट जा रहा है। ये आए तब ना हमें समझ में आया कि संवैधानिक साधनों से भी अधिकार की बात की जा सकती है। ये आए तब ना हमें समझ में आया कि अन ब्रिटिश रूल और ब्रिटिश रूल में क्या फर्क है, ब्रिटिश रूल में क्या शामिल है, लोकतंत्र क्या होता है, अधिकार क्या होता है, प्रेस की स्वतंत्रता क्या होती है, समानता क्या होती है, ठीक है। ये आए तब ना हमें समझ में आया। और एक चीज हमेशा याद रखो कि इन्होंने सबसे बढ़िया चीज जो करी, इन्होंने औपनिवेशिक अर्थतंत्र की प्रकृति को उजागर किया। ड्रेन ऑफ वेल्थ में इन्होंने बताया कि भैया ये शोषण कर रहे हैं, ये लूट रहे हैं हमें, ये लूटने के लिए आए, यहाँ से धन का निकास हो रहा है, ठीक है, तो ये शोषण कर रहे हैं हमारा, ठीक है। तो औपनिवेशिक अर्थतंत्र को उजागर किया और आधुनिक व्यवस्था स्थापित करने का इन्होंने स्वप्न तो देखा ना। कोई आदमी, पहली बार एक पीढ़ी आ रही है जो सोच रही है कि अगर यहाँ डेमोक्रेसी होती तो कितना अच्छा होता, अगर हमारे लोगों को प्रेस की स्वतंत्रता होती तो कितना अच्छा होता, अगर यहाँ रूल ऑफ लॉ होता तो कितना अच्छा होता, जनता के अधिकारों को मान्यता होती तो कितना अच्छा होता। ये पहली बार अगर किसी ने स्वप्न देखा तो वो कौन थे? वो उदारवादी तो थे। और एक चीज हमेशा याद रखो, ये राष्ट्रीय आंदोलन की पहली पीढ़ी थी, ठीक है। इससे आप आमूल चूल परिवर्तन की उम्मीद नहीं कर सकते कि ये आएंगे और बोलेंगे कि ब्रिटिशर्स भारत छोड़ दो और वो भारत छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये पहली पीढ़ी थी, इनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी गरमपंथियों की और गांधी जी की तरह इनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। इनको विरासत में नहीं मिली थी राजनीति, जैसे आज के नेताओं के बच्चों को मिल रही है, ठीक है, कि फलाना बाबू छंगा प्रसाद रंगा प्रसाद थे तो हम भी जो है नेता हो गए, ऐसा नहीं होता है। ये पहली पीढ़ी के लोग थे, ठीक है। और सबसे बड़ा और मोस्ट की पॉइंट यहाँ क्या है, इनका पूरा जो पर्सपेक्टिव था, इनकी पूरा एक दौर था ना, वो धर्मनिरपेक्ष था। पूरे दौर में आपको कहीं भी कम्युनल जो है चीज देखने को नहीं मिलेगी, सांप्रदायिकता कहीं नहीं देखने को नहीं मिलेगी। कभी आपको ये नहीं लगेगा कि
हम तो जो है हिंदुओं के ही साथ में खड़े होंगे, कभी आपको नहीं लगेगा हम सिखों के साथ में खड़े होंगे या मुसलमानों के साथ में खड़े होंगे। जबकि आप देखोगे बाल गंगाधर तिलक जो है सूरत स्प्लिट के बाद जो है जो कांग्रेस का डिवीजन हो जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक क्या कर रहे थे, हालांकि मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो गणेश और शिवाजी उत्सव मना रहे थे। बेसिकली उन्होंने जन भावना को एक धार्मिक रूप दे दिया था, दिया नहीं था, दिया था, आपको अच्छे से याद है, गणेश और शिवाजी उत्सव मना रहे थे हैं। तो ये उग्रपंथियों के कार्य थे, गर्मपंथियों के कार्य थे, है ना, उग्रवादियों के, गर्मपंथियों के। तो आप देखोगे सबसे बड़ा महत्व में अपन इस चीज को लिख सकते हैं, इनका पूरा जो दौर था वो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप था इनके पूरे प्रोसेस का, ठीक है। तो ये इनका योगदान और महत्व था। अब निष्कर्ष के तौर पे देखो, हम एक आंसर फॉर्मेट के पर्सपेक्टिव से ये पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, है ना, बिल्कुल, ताकि हम टू द पॉइंट अपना आंसर तैयार कर सके। तो निष्कर्ष पे अपन बात करेंगे। तो पहला पॉइंट निष्कर्ष में अपन ये लिखेंगे कि मूल्यांकन जो है ना हमेशा समय और परिस्थितियों को देखते हुए किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो डिसीजन लेता है वो उस दौर की परिस्थितियों पर मैटर करता है ना। तो हम उस दौर की परिस्थितियों के हिसाब से इनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ये पहली पीढ़ी के लोग थे, इनसे अपन आमूल चूल परिवर्तन की जो अगर उम्मीद कर रहे हैं तो वो उचित नहीं है। दूसरी चीज, भारतीय राष्ट्रवाद के विकास का ये पहला चरण था, थोड़ी देर पहले अपन ने बात करी। तीसरी चीज, मूल्यांकन जो है परिस्थितियों के हिसाब से करेंगे, है ना, इसलिए इनकी नीयत पे शक करना उचित नहीं है। राष्ट्रवादियों की पहली पीढ़ी थी और इनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, ये निष्कर्ष के तौर पे अपन इनके लिए कह सकते हैं। निष्कर्ष मुश्किल से 30 से 40 शब्दों में लिखा जाता है, यह आप हमेशा याद रखो, ठीक है। और भी कम कर सकते हो इसको आप, ठीक है। अब अपन जो है निष्कर्ष तक अपन ने देख लिया। अब अपन एक बार एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किया ना, ये इससे पहले वाले लेक्चर का है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस। मैं उसमें क्वेश्चन लगाना भूल गया था। हालांकि अगर आपने वीडियो लेक्चर अच्छे से किया है, रिवीजन किया है, तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो। कांग्रेस की स्थापना से संबंधित तड़ित चालक का सिद्धांत स्पष्ट करें। मैंने अच्छे से समझाया उसमें सेफ्टी वॉल थ्योरी के काउंटर में तड़ित चालक का सिद्धांत आया था। सेफ्टी वॉल थ्योरी लाला लाजपत राय ने दी थी, तड़ित चालक का सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। और बेसिकली सेफ्टी वॉल थ्योरी में कांग्रेस की स्थापना पर शक कर दिया था कि यार ये तो है ना अंग्रेजों को बचाने के लिए हुई, लेकिन तड़ित चालक के सिद्धांत में उसकी कांग्रेस की स्थापना की को जो है जस्टिफाई किया था। उन्होंने बोला कि भैया आप कांग्रेसियों की नीयत पे शक मत करो, तो वो तड़ित चालक का सिद्धांत था। आप डिटेल में उस लेक्चर को देख सकते हो, अगर आपने रिवीजन किया होगा तो आप आराम से 150 शब्दों में इसका आंसर लिख सकते हो। इसमें आप पहले जो है, मैं आपको बेसिक फॉर्मेट बताता हूँ, इसमें आप पहले क्या करो, एक सेकेंड, इसमें आप पहले कांग्रेस की स्थापना से संबंधित कुछ बातें लिखो कि भाई कांग्रेस की स्थापना से संबंधित ये था, और इससे रिलेटेड जो है 2 थियरीज विवादित रही हैं। उनमें एक जो सिद्धांत था वो सेफ्टी वॉल सिद्धांत था। कम शब्दों में सेफ्टी वॉल सिद्धांत को निपटाओ, क्योंकि हमारी मूल मांग क्या है, तड़ित चालक का सिद्धांत, ठीक है। तो लेकिन तड़ित चालक सिद्धांत की पृष्ठभूमि बनाने के लिए हमें सेफ्टी वॉल थ्योरी पे भी कुछ शब्द लिखने पड़ेंगे। 20 शब्द के आसपास, आप 20 से 30 शब्द में इस चीज़ को ख़त्म करके और फिर तड़ित चालक के सिद्धांत को अच्छे से बताओ। और उसमें ये भी बताओ कि जो है हम जो है इनकी नीयत पे शक नहीं कर सकते। उस लेक्चर में आपको अच्छे से कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया था, आप एक बार रिवीजन करो, अब आराम से 150 शब्द लिख लोगे, मेरे को पूरा विश्वास है, ठीक है। अब बात करते हैं आज के उस पर, ठीक है। आज जो हमने उदारवादियों का ये पहला चरण पढ़ा, ठीक है, 1885 से 1905 तक का, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन में लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन को मेरे को उम्मीद है कि आप आराम से लिख पाओगे। 250 शब्दों में इस क्वेश्चन को लिखना और 15 अंकों का ये है, ठीक है। धन की निकासी के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, यानी पहली चीज ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन में नरमपंथियों के योगदान को रेखांकित करने में इस सिद्धांत की क्या भूमिका रही है, यानी नेशनल मूवमेंट में राष्ट्रवादी आंदोलन में नरमपंथियों का यानी उदारवादियों का क्या योगदान था। यानी हमको उदारवादियों की सारी चीज़ें शामिल करते हुए फोकस किस पे करना है, ड्रेन ऑफ वेल्थ पे। तो हम क्या बताएंगे कि अर्थतंत्र का विश्लेषण किया इन्होंने, औपनिवेशिक अर्थतंत्र का विश्लेषण किया। दादा भाई नेहरू जी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी, उनकी एक बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इन इंडिया। फिर धन के निकास के सिद्धांत के विविध रूप बताओ, और फिर बताओ कि राष्ट्रवादियों का ये बहुत बड़ा योगदान था
नरमपंथियों का राष्ट्रवादी आंदोलन में नरमपंथियों का बहुत बड़ा योगदान था। और इसने जो है जनमत को ये सोचने के लिए विवश किया कि भाई औपनिवेशिक शासन की जो प्रकृति होती है वो हमेशा अपने उपनिवेश का शोषण करना होता है। ठीक है, तो मेरे को उम्मीद है कि आप ये सब चीज़ें लिख पाओगे आराम से। और अगर दिक्कत आ रही तो आप एक बार और लेक्चर को देखो। मैंने बेसिकली टाइम इन्वेस्ट करके, और मैं ना आपको अपने लेक्चर अपने नोट्स से डायरेक्ट पढ़ा सकता था, लेकिन मैं आपके साथ वो नोट्स शेयर कर रहा हूँ जब मैं रिवीजन के टाइम बनाया करता था अपने शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो आप जो है ये की पॉइंट्स हैं भाई साहब, ये सारा पढ़ने के लिए ना कम से कम 4 घंटे 5 घंटे का लेक्चर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, हमने 4-5 घंटे के चीज़ें करके और ये सब चीज़ें ली हैं जिस दौर में तैयारियाँ करते थे। ठीक है, तो आप जो है की पॉइंट्स हैं ये सारे, तो की पॉइंट्स को आप जो है समझो, और की पॉइंट्स पे आप जो है पकड़ बनाओ, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाओ। ठीक है, और अपना जो भी स्टैटिक बुक है वहाँ से इस टॉपिक को पढ़ो। अगर आपको दिक्कत आ रही है, मेरे नोट्स आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल है अपना, उस टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर देना, मैं आपको अपने प्रॉपर नोट्स भी भेज दूंगा। तो आप नोट्स पढ़ो और तुरंत उनके की पॉइंट्स देखो हाईलाइटेड हैं, और अपनी कॉन्सेप्ट पे बिल्डिंग पे काम करो, और डायरेक्ट क्या लिखो, आंसर लिखो। आंसर जैसा भी हो शुरू में लिखेंगे तभी उसमें सुधार होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को उम्मीद है कि आपके लिए ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और आप जो है इसको अपनी तैयारी में शामिल करो, ये मेरी उम्मीद है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं।